दौरे हाजिर की अमीर हस्तियों, खास तौर पर टेक बिलियनियर्स की फहरिस्त को देखें तो जेफ बेजोस और बिल गेट्स के नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का भी बाप, मेरा मतलब है कि रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन एक सदी पहले गुजर चुका है। बात करते हैं उस शख्स की जिसकी बनाई हुई कारोबारी इमारत को 100 साल गुजरने के बावजूद भी कोई नहीं छू सका। जॉन रॉकफेलर 1839 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। ये एक सेल्समैन विलियम रॉकफेलर का बेटा था जो उस जमाने में होम्योपैथी से मिलती जुलती दवाएं बेचता था और खुद को बॉटनिक फिजिशियन कहलवाता था, यानी नीम हकीम था। ये साहब अपनी दवाइयां बेचने के लिए अमेरिका के शहरों शहरों घूमते थे और न्यूयॉर्क के अलावा एक दूसरी बीवी भी किसी शहर में रखी थी जिसे बाद में ये न्यूयॉर्क ले आए। अब दोनों बीवियां और उन सब के बच्चे एक ही घर में रहने लगे। जॉन को बचपन से ही ये सीखने का मौका मिल गया था कि जहां वसाइल कम और अफराद ज़्यादा हों वहां किस तरह अपना रास्ता निकालना पड़ता है। ये ख़ानदान किसी एक शहर में कम अरसा ही रहता था और ज़्यादातर अब्बा के काम की वजह से जॉन किसी खाना बदोश की तरह अमेरिका की एक स्टेट से दूसरी स्टेट मुंतकिल होता रहा। बड़ा बेटा होने के नाते इब्तिदा ही से ये 4 पैसे बनाने की धुन में लगा रहता और अपनी माँ को कभी टर्कीज पाल कर तो कभी पड़ोसियों के कामकाज करके कुछ रकम लाकर मदद करता रहता। ये ख़ानदान 1954 में क्लीवलैंड ओहायो मुंतकिल हुआ, जहां जॉन को पहली बार एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन इसकी किस्मत में स्कूल वाला मामला था ही नहीं। 1 साल बाद ही इसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अनाज के एक गोदाम में बुक कीपर या आड़ती की 50 सेंट दिहाड़ी पर नौकरी करनी पड़ी। 2 साल तक ये मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन कई बार तकाजा करने के बावजूद भी उसकी दिहाड़ी 50 सेंट से आगे न बढ़ी। आखिर इसने नौकरी छोड़ी और अपना ज़ाती काम शुरू कर दिया। इसने अपना ही ब्रोकरेज हाउस खोल लिया। जॉन ने अनाज और गोश्त में ट्रेडिंग शुरू की और पहले साल ही $5 लाख का बिजनेस कर लिया, जिसमें जाहिर है उसका कमीशन बहुत ही कम था, मगर ये तरक्की की जानिब पहला कदम था। क्लीवलैंड के हर बैंक की ख्वाहिश थी कि जॉन उससे लोन ले, क्योंकि उन्हें पैसा डूबने का खौफ न था, जबकि वो अभी 18 का भी पूरा नहीं हुआ था और अभी तो शुरुआत थी। उन्हीं दिनों यानी 1859 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी तकदीर बदल दी, और वो वाक़या था क्लीवलैंड के मुज़ाफ़ात में अमेरिका के पहले तेल के कुएं की दरियाफ्त। बस फिर तो जैसे दौड़ ही लग गई और एक ही साल में 4,500 बैरल तेल निकलने लगा। लेकिन जाहिर है उस ज़माने में गाड़ियाँ अभी सड़कों पर नहीं आई थीं और तेल ज़्यादातर मिट्टी का तेल बनाने में इस्तेमाल होता था, जो आग जलाने या लैंप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी तेल अभी सोना नहीं बना था। जॉन ने यह समझ लिया था कि असल फ़ायदा तेल निकालने में नहीं बल्कि ख़ाम तेल को साफ़ करने में है। हर कोई ख़ाम तेल निकालने की दौड़ में लगा था, यानी कंपटीशन बड़ा सख्त था। ये काम महंगा और मुश्किल भी था। इसने बेहतर यही जाना कि मुश्किल काम दूसरों पे छोड़ दे। यह सिर्फ ख़ाम तेल ख़रीदेगा और बेहतर वक्त का इंतज़ार करेगा। और वो वक्त आ गया जब 1863 में हुकूमत ने पेंसिल्वेनिया ऑयल फील्ड और क्लीवलैंड के बीच रेलवे लाइन बिछाना शुरू की, और जो ही ये लाइन बिछी, जॉन तैयार था अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए। पार्टनर से पहले ही बात कर रखी थी और बैंक्स तो उसके दीवाने थे ही। उसने केमिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक टीम तैयार की जिसने न सिर्फ खाम माल को रिफ़ाइन करना था बल्कि उसकी बाय प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, सड़कें बनाने वाला तारकोल और हल्की क्वालिटी का केरोसिन नेफ्ता। सिर्फ 2 सालों में रॉकफेलर रिफाइनरी की वर्थ या वक़्त $70,000 से भी तजावज़ कर गई। 5 साल में जॉन ने क्लीवलैंड में मौजूद 26 में से 22 रिफाइनरीज़ में पार्टनरशिप हासिल कर ली, मगर इतनी सारी रिफाइनरीज़ का इंतज़ाम संभालना आसान न था। लिहाजा स्टैंडर्ड ऑयल के नाम से एक कंपनी बनाकर तमाम रिफाइनरीज़ को उसकी छतरी तले ले आया। 26 में से बाकी 4 बच जाने वाली रिफाइनरीज़ के मालिकों को मुख्तलिफ तरीक़ों से ये मनाता रहा, लेकिन वो ना माने। आखिर जॉन ने मार्केट में केरोसिन की कीमत इतनी कम कर दी कि उन्हें बातचीत पर मजबूर कर दिया, और वो इस बात पर मान गए कि भले स्टैंडर्ड ऑयल उनकी कंपनीज़ को पूरा कंट्रोल हासिल कर ले, वो अपनी साबिका कंपनियों की पुरानी सीट पर बड़ा जमान रहेंगे। जॉन रॉकफेलर को इस तजवीज़ से कोई मसला न था। 1880 तक जॉन इस काबिल हो गया था कि जनूब मशरक़ी अमेरिका की तमाम रिफाइनरीज़ उसके कंट्रोल में आ गई थी, और कहते हैं कि उस वक्त अमेरिका में 90% ऑयल के कारोबार पर रॉकफेलर का सिक्का चल रहा था। जॉन इस कदर ताकतवर हो चुका था कि उसने रेलवे को पुरकशिश मुराद देकर ऐसे इलाकों में पटरियां बिछवाना शुरू की जिससे उसकी ऑयल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचे।
امریکی صنعتکاروں کا ماتھا ٹھنکا کہ جان تو پورے امریکہ کا مواصلاتی نظام اپنے پسندیدہ روٹس پر بنا رہا ہے، کیونکہ ترسیلات کا سب سے مؤثر طریقہ ریلوے ہی تھا۔ بس پھر کیا تھا، صنعتکاروں، اخبارات اور حکومت نے مل کر اگلے 10 سال جان پر سخت کر دیے۔ بے انتہا ٹیکسز اور پابندیاں لگائی گئیں تاکہ مارکیٹ سے اس کی اجارہ داری اور اثر ختم ہو سکے۔ اس کے خلاف کچھ امریکی ریاستوں میں بل بھی پاس ہوئے، مگر جان راکفیلر ایک قدم آگے تھا۔ اس نے ریاست نیو جرسی کا رخ کیا اور وہاں کی 40 مقامی کمپنیوں کو اسٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ بنا کر اس میں ضم کر لیا اور نیو یارک میں براڈ وے پر ایک خوبصورت ہیڈ کوارٹر کی عمارت کھڑی کر دی۔ یہ دور تھا جب راکفیلر کا توتی بول رہا تھا۔ اسٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ اس وقت تک 20,000 تیل کے کنویں، 6,500 کلومیٹر پائپ لائن اور 1 لاکھ افراد کو تنخواہیں دینے والی معاشی سلطنت بن چکی تھی۔ مگر پھر روس اور ایشیا میں تیل کی دریافت ہونے لگی اور تیل کے بزنس پر راکفیلر کی اجارہ داری کم ہونے لگی۔ اب سستا تیل امریکہ میں امپورٹ ہونے لگا اور یہ کام شروع کیا روتھشائلڈز خاندان نے۔ 1890 میں امریکی وفاقی حکومت نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت سیاستدانوں کو راکفیلر ٹرسٹ کو آڑے ہاتھوں لینے کا پھر موقع مل گیا، مگر نوکرشاہی اور سیاستدانوں کو راکفیلر ٹرسٹ کو قابو کرنے میں 20 سے زیادہ سال لگ گئے اور اس وقت تک جان راکفیلر ٹرسٹ کے معاملات سے دور ہو چکا تھا۔ 1911 میں امریکی سپریم کورٹ نے راکفیلر ٹرسٹ کو اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز کا مجرم پایا، یعنی وہ مارکیٹ میں دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتا، اور اس جرم کی پاداش میں ٹرسٹ کو 34 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ البتہ جان راکفیلر کا ان تمام کمپنیوں میں حصہ ضرور رہا۔ مزے کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ راکفیلر کے لیے مزید دولت لایا، کیونکہ یہ 34 کمپنیاں معاشی حالات اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے باعث آہستہ آہستہ چند کمپنیوں پر ختم ہوئیں، جن میں ایکسون موبل، برٹش پیٹرولیم اور شیورون قابل ذکر ہیں۔ جان راکفیلر کی تمام دولت 2017 کے حساب سے $400 ارب بنتی ہے۔ یہ ایسا ریکارڈ ہے جو شاید ہی کوئی امریکی صنعتکار کبھی توڑ سکے۔